शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आसमा शेयर कर रही है। आसमा कहती है कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हम लोग पहले सरगोदा रहते थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र फैसलाबाद हो गई तो हमें वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो हम लोगों ने वहाँ पर रेंट पर एक घर लिया। वो घर हम लोगों के पास सेकंड पोर्शन था। नीचे वाले पोर्शन में उस घर के जो ऑनर्स थे वो रहते थे, लेकिन वो भी वहाँ पर बहुत कम रहते थे। उनकी एक बेटी का घर पास ही किसी कॉलोनी में था तो वो ज़्यादातर अपनी बेटी के पास रहते थे। नीचे वाला उनका जो पोर्शन ऑलमोस्ट खाली ही रहता था। अगर वो 10 दिन यहाँ पर रुके हैं तो 20 दिन बेटी के पास रुकते थे। हम लोगों ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। अभी हमें वहाँ पर शिफ्ट हुए तकरीबन 7-8 दिन ही हुए थे, तो मुझे उस घर में से कुछ अजीबोगरीब सा एहसास होता था, जैसे कोई ना दिखने वाला वजूद उस घर में चलता फिरता है। ये एहसास मुझे पहली दफ़ा तब हुआ, हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे, सर्दियों का ही मौसम था। तो हम लोगों के बेडरूम में एक छोटा सा स्टोर रूम था। उसके आगे दरवाज़ा नहीं था तो हम लोगों ने उसके आगे एक कर्टन लगाया हुआ था। वहाँ पर हम लोगों ने ये सारा जो लॉन्ड्री सेटअप होता है, कपड़े वगैरह प्रेस करना रखना, वहीं पर हम लोगों का सारा सेटअप था। तो तकरीबन रात 1:30 बजे का टाइम था। मेरी आँख खुली तो इस तरह से स्टोर में से आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको कोई खोलता है और बांधता है। पहले मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि कोई चूहा वगैरह हो जो कपड़ों को ना ख़राब कर दे। मैंने यही सोचा कि मैं उठकर देखती हूँ कहीं वो नए कपड़े हैं वो ख़राब ना हो जाए। जैसे ही मैं बिस्तर से उठी, अभी मैं स्टोर रूम में जाने ही लगी थी, उसका स्विच बाहर की तरफ था। जब मैंने उसको स्विच को ऑन किया तो अंदर लाइट जली। कर्टन के दूसरी तरफ मुझे कोई खड़ा हुआ महसूस हुआ, यानी मैंने भी कर्टन उठाया नहीं था, लाइट ऑन की थी। स्विच बोर्ड उस स्टोर से थोड़ा सा दूर था जहाँ पर मेन स्विच बोर्ड था उस कमरे का भी। जब मैंने देखा कि अंदर कोई खड़ा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये अंदर कौन है। मुझे बाकायदा कोई शेडो खड़ा हुआ, वाइट कलर का कर्टन था जिसमें से मुझे अंदर कोई खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। मैंने जल्दी से भागकर कर्टन उठाया तो अंदर कोई भी नहीं था, जबकि पहले मैंने खुद वहाँ पर किसी परछाई को खड़े हुए देखा। जितने भी वहाँ पर शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे वो अजीब तरह से ज़मीन के ऊपर जैसे किसी ने रखे हैं उठाकर, क्योंकि मैं सोने से पहले खुद उनको उठाकर टेबल पर रखा था। मैंने फिर वो सारे शॉपिंग बैग उठाए, उनको टेबल के ऊपर रख दिया। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। कपड़े भी हैंग किए हुए थे। फिर मुझे ये ख्याल आ गया कि शायद ये मैंने वो हैंग किए हुए कपड़े देखे हैं तो मुझे ऐसा फील हुआ है। मैं आकर लेट गई। वहाँ पर हम लोगों ने एक अलमारी रखी हुई थी, वो आयरन अलमारी थी। तो अभी मुझे लेटे हुए 15 से 20 मिनट हुए होंगे। बाकायदा हम लोगों की उस अलमारी को किसी ने खोला। उसका जब उसको खोलते थे तो उसकी डोर खुलने की एक मखसूस सी आवाज़ आती थी। मैं फिर बहुत ज़्यादा डर गई। जब मैंने वो आवाज़ खुद सुनी, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को जगाया और उनसे ये कहा कि स्टोर से मुझे बार बार कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टोर में कोई है। वो फ़ौरन से जाग गए, उठे, उन्होंने कमरे की लाइट जलाई, स्टोर की लाइट जलाई, अंदर जाकर देखा तो अलमारी का एक डोर खुला हुआ था। वो मुझे ये कहने लगे कि मैंने ही डोर खुला छोड़ दिया, जबकि मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने डोर खुला नहीं छोड़ा, डोर अब खुला है। उनको ये लगा कि शायद मेरा वहम है, मैं वहम बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। उन्होंने वो अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसको लॉक कर दिया और आकर सो गए। उसके बाद भी मुसलसल डिस्टर्बेंस हो रही थी स्टोर के अंदर से। बाकायदा वो शॉपिंग बैग्स को कोई छेड़ता था। फिर अब मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं ब्लैंकेट में, मेरी फेस अंदर ही था लेकिन मैं सिर्फ आंखों से चोरी चोरी देख रही थी। मुझे डर इतना लग रहा था।
मैंने खुद देखा कि जैसे वो जो स्टोर का कमरा है, क्योंकि हम लोगों के रूम के अंदर एक छोटा सा नाइट बल्ब जल रहा था, उसकी रोशनी में मैंने देखा स्टोर का जो कर्टन है उसको बार बार कोई उठाकर नीचे गिराता है, जैसे काफ़ी ऊंचा ले जाकर नीचे गिराता है। मैं इस हद तक डरी हुई थी कि मैं ना बोल सकती थी ना चीख सकती थी। मैंने फ़ौरन से ब्लैंकेट में मुँह किया और मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। पता नहीं किस पैर मेरी आँख लगी। सुबह जब मैं जागी, मैं तो सारा दिन बहुत परेशान रही। मैंने अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई। उनका यही कहना था कि नमाज़ पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो तो ये वहम नहीं होंगे। मैं सोचती बहुत हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो इसलिए मुझे ज़्यादा वहम होते हैं। वो अपनी जॉब पर चले गए तो मैं घर में अकेली थी। अभी मेरी शादी को तकरीबन 6 माह हुए थे। अब जब मैं घर में अकेली थी तो फिर स्टोर रूम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने आवाज़ दी है। और आवाज़ जो मुझे आई थी, ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी औरत की आवाज़ है और उसने बाकायदा मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। पहले मुझे लगा कि शायद नीचे वाली आंटी हैं, उन्होंने मुझे आवाज़ दी होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। मैं ऊपर से झांक कर नीचे देखने लगी तो उनका नाम कौसर था। मैंने यही कहा कि आंटी कौसर, आपने मुझे बुलाया है। नीचे कोई था ही नहीं, वो तो अपनी बेटी के घर गए हुए थे। अब मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग गया कि नीचे भी कोई नहीं है और इधर भी अकेली मैं हूँ, तो फिर मुझे आवाज़ किसने दी है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेडरूम में कोई चीज़ गिरी है। बहुत ज़ोर से मुझे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई अपने कमरे में गई तो जिस साइड पर मैं सोती थी वहाँ पर साइड टेबल पर एक मैंने डेकोरेशन रखा हुआ था, वो नीचे किसी ने गिराया। वो खुद से गिरने वाली चीज़ नहीं थी, काफ़ी वज़नी था वो नीचे किसी ने गिराया। मैं जैसे उसको उठाने के लिए बैठी तो उसके अंदर से वो कुछ उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें लगी हुई थी वो बेड के नीचे चली गई। उनको जैसे मैं निकालने लगी तो मैंने क्या देखा, मैं बेड के नीचे से वो निकाल रही हूँ और जो बेड की दूसरी साइड है वहाँ पर मुझे पाँव नज़र आ रहे हैं, कोई खड़ा हुआ है। स्याह कलर का लिबास था, काले रंग के पाँव थे, बहुत लंबे पाँव थे, जैसे जले हुए पाँव होते हैं। अब मैं उसको बेड के नीचे से देख रही हूँ। मैंने फ़ौरन ऊपर सर करके देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं। नीचे बेड से जब झांक कर देखती थी तो आधी टांगें और पाँव नज़र आ रहे थे, ऊपर से देखती थी तो कुछ भी नहीं था। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो गई। फिर स्टोर में से वही आवाज़ें, जैसे अलमारी को कोई छेड़ रहा है, कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत खौफज़दा हो गई। मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को कॉल की कि जल्दी घर आए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कोई चीज़ डरा रही है। उनको आते आते भी तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया। वो आए तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं इतनी खौफज़दा थी कि मैं किचन में थी और मैंने किचन का दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। कमरे में तो मैं जा ही नहीं सकती थी। जब वो आए, उनके पास की थी, खोल कर जब आए वो मुझे आवाज़ें दे रहे थे। अब मैं इस हद तक खौफज़दा थी कि मुझे उनकी आवाज़ भी नहीं समझ आ रही थी। मैं इधर कुर्सी पड़ रही थी, चुप करके मैं बैठी हुई थी। वो कहीं आए हैं तो वो सीधा बेडरूम में गए। उन्हें ये था कि मैं शायद बेडरूम में होंगी। वो अंदर ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे कि क्या हुआ, इधर बाहर आओ, मुझे बताओ, तुम स्टोर में खड़ी होकर रो क्यों रही हो। जब उन्होंने ये कहा ना कि तुम स्टोर में खड़ी होकर रो क्यों रही हो, तो मुझे लगा कि वो आ गए हैं। मैंने फ़ौरन से किचन का दरवाज़ा खोला तो मैं किचन वाली तरफ से जब कमरे में आई तो मैंने कहा कि मैं तो किचन में थी। जैसे उन्होंने पलट कर मेरी तरफ देखा तो सामने स्टोर में देखा तो वहाँ पर लाइट ऑफ, कोई भी नहीं था। सर पकड़ कर बैठ गए। मैंने उन्हें कहा कि क्या हुआ है। उनका ये कहना था कि जैसे मैं अंदर आया हूँ तो मैंने तुम्हें खुद बेडरूम में जाते देखा है, यही कपड़े थे, बेडरूम में जाते देखा है और तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और तुम स्टोर रूम में जाकर वो जो हम लोगों का आयरन स्टैंड था उसके आगे जाकर खड़ी होकर तुमने रोना शुरू कर दिया और तुम तो किचन में से निकल रही हो। फिर उन्हें मेरी बात पर यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच कह रही थी कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अब हम दोनों बहुत ज़्यादा डरने लगे कि अब हम लोग क्या करें। मेरे रूप में उन्होंने उस मखलूक को भी देख लिया। वो जो ऑनर थे उनको हमने कॉल की, वो अंकल आंटी आ गए, उनसे हमने सारी बात की, उनको हमने सारी बात बताई कि हमारा तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है, हमें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा, वो मखलूक डरा रही है, तो ये क्या बात है। पहले तो वो लोग नहीं माने, लेकिन जब उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरे पर अल्लाह का करम भी था, मैं उम्मीद से थी, तो उनको शायद मुझ में अपनी बेटी नज़र आई तो उनका एक खुद ही उन्होंने कहा कि आप ये घर छोड़ दें।
हम लोगों ने आपको ये घर इसलिए दिया था कि शायद आपको वो नुकसान ना पहुंचाएं। आप बाहर से हैं, हमें किसी ने कहा था कि आप लोगों के ऊपर जादू के ज़रिए किसी ने आपके घर पर जिन्नात फेंके तो वो जिन्नात आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए हम लोग इस घर में नहीं रह सकते। हम लोग कुछ अर्सा तो रह सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग कुछ ज़्यादा दिन रहने की कोशिश करते हैं तो वो मखलूक हम लोगों के सामने आ जाती है और हमें सोने नहीं देती। वो एक नहीं, वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा है। हमने बहुत से आमिल हजरात को भी बुलाया है, उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं निकले। आप लोगों को हम लोगों ने घर इसलिए दे दिया था कि शायद आप लोग बाहर से हैं तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो आप लोगों को भी डरा रहे हैं और आप लोगों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जब उन्होंने ये बात की तो हम लोग तो बहुत खौफज़दा हुए कि अब हम लोग क्या करें, इतनी जल्दी कैसे हम लोग घर शिफ्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफ़िस में बात की, फ़ौरन से छुट्टी ली, हम लोग वापस सरगोदा शहर आए। अपना घर था वहाँ पर। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई, मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आने लग गए। मेरी बैठी बैठी तबीयत ख़राब हो जाती थी, आंखों के आगे अंधेरा हो जाता था, और रात के टाइम मुझे बाकायदा वही औरत जो मैंने वहाँ पर देखी थी मुझे नज़र आती थी और मुझे ख्वाब में आकर ये कहती थी कि मैं तुम्हारे बेबी को मार दूँगी, तुम वहाँ से इसको लेकर आ गई हो, इसको मैं लेकर जाऊँगी और मैं इसको तुम्हारे पास नहीं रहने दूँगी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। सब मुझे समझाते थे कि तुम अब बहुत ज़्यादा डर गई हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ख्वाब में मुझे वही घर, वही स्टोर नज़र आता था। स्टोर में ही खड़ी होकर वो बाकायदा मुझे बुलाती थी। बहुत डरावना चेहरा था। वही हुआ। जब 9 मंथ्स कंप्लीट हुए तो हॉस्पिटल में ही जब मुझे लेकर जा रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले मैंने ख़ुद देखा वही डरावने चेहरे वाली वो जो औरत थी, वो चुड़ैल थी या जो भी थी, उसको मैंने ख़ुद अपने पास हॉस्पिटल में उस रूम में आते देखा तो मैंने चीखना शुरू कर दिया। फ़ौरन से मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए तो जो बेबी था वो उसकी डेथ हुई हुई थी जब वो इस दुनिया में आया। बहुत मैं रोई, इतना हम लोगों का नुकसान हो गया। ख्वाब में भी मुझे वो बाकायदा डराती थी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाए। एक सैयद साहब थे, उनके पास गई, उन्होंने मेरा इलाज किया। उनका ये कहना था कि उस चुड़ैल का साया मुझ पर हो चुका है तो किसी भी बच्चे को नेक्स्ट भी ज़िंदा नहीं रहने देगी। पानी के छींटे आते थे मेरे ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर खून के छींटे आते थे। चोट भी नहीं लगती थी फिर भी आते थे। मेरे सर के बाल जो थे ऐसे हो गए थे जैसे आधे आधे बाल जैसे जल गए हैं, जबकि पहले मेरे बालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाल भी कटवा दिए मैंने। 2 साल मैंने इलाज करवाया। उसके बाद अल्लाह ने मुझे फिर एक बेटे से नवाजा। अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक रहने लग गई। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है कि जिसको मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। कभी भी किसी ऐसी जगह पर मत जाएं जहाँ पर आसेब हो, जिन्नात हो। अगर आपको ज़रा सा भी फील हो तो उस जगह से वापस आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आसमा आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी तोकीर शेयर कर रहे हैं। तोकीर कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी बहन की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी बहन 2nd ईयर की स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा सुलझी हुई, बहुत ज़्यादा शक्ल सूरत की भी खूबसूरत थी। हम लोग अपने ही घर में रहते थे तो उसका 2nd फ्लोर पर उसका रूम होता था। उसे बहुत ज़्यादा आदत थी कि वो शाम के टाइम हम लोगों के घर के आगे एक टेरेस था, वहाँ पर जाकर बैठी रहती थी। उसको कई बार अम्मी समझाती थी कि उस तरफ बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। वो टेरेस इस स्टाइल में था कि वो गली बंद थी और उसकी जो एंड वाली साइड थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दरख्त थे, दूसरी तरफ खाली प्लॉट होता था। तो अम्मी इसको समझाती थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं तो रात के टाइम यहाँ पर ना बैठा करो, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती थी, हमें पता ही नहीं लगने देती थी। रात के टाइम वहाँ पर जाकर वो बैठी करती थी। उससे आदत थी कभी मोबाइल यूज़ कर लेना, कभी बुक्स लेकर बैठ जाना। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, तकरीबन रात 11:30 बजे का टाइम था, तो खाना खाकर वो नीचे से ऊपर गई, अपने रूम में पढ़ती रही पहले, फिर बाहर जाकर टेरेस में चेयर पर बैठ गई। एकदम से वो कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत बड़ा सा कोई परिंदा है, वो उड़कर आया और आकर टेरेस के बिल्कुल सामने जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती है, जो खंबे से तारें आ रही होती हैं पोल से, उसके ऊपर आकर बैठ गया। मैंने कभी इतना बड़ा परिंदा नहीं देखा। काले रंग का वो परिंदा था, सफ़ेद कलर की आंखें थी, मुंह भी बड़ा अजीब था।
वो बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ से निकाल रहा था, अजीबोगरीब आवाज़ में बोल रहा था। पहले मैं पढ़ रही थी तो जब मुझे वो परों की आवाज़ आई तो मैं उसको देखने लगी कि ये कितना अजीब परिंदा है, ये किस किस्म का परिंदा है और ये कौन सा टाइम है इतनी रात को परिंदे का आने का। टेरेस पर भी लाइट थी, स्ट्रीट लाइट भी थी। वो अंदर से कमरे से अपना मोबाइल लेने गई कि मैं जाकर मोबाइल लाती हूँ और इसकी तस्वीर बना लेती हूँ और फिर मैं सबको दिखाऊंगी। जब वो मोबाइल लेकर आई तो वहाँ पर परिंदा नहीं था, वो उड़ गया या गायब हो गया। काफ़ी इधर उधर देखती रही, उसको वो परिंदा नज़र नहीं आया। उस दिन के बाद उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, सुबह से बुखार हो जाता था, बैठे बैठाए सर चकरा जाता था, बुखार हो जाता था। दिन ब दिन उसकी तबीयत ऐसी होने लगी कि वो बहुत ज़्यादा सूख कर ऐसे कांटा सी होने लगी। खाना पीना भी तकरीबन छोड़ गई, बहुत बीमार रहने लगी। बहुत हम लोग डॉक्टर्स के पास लेकर के, डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आती थी। डॉक्टर्स यही कहते थे कि कुछ भी नहीं है, ये ठीक हो जाएगी। इरम नाम था मेरी बहन का। तो हम लोगों को बड़ी समझ ही नहीं आती थी कि क्या करें क्या नहीं। ऊपर वाले कमरे में ज़्यादातर वो बंद रहती थी। एक दफ़ा अम्मी ऊपर वाले कमरे में इसको जगाने के लिए गई तो अम्मी को उसके कमरे में से बहुत ज़्यादा ड्रावनी आवाज़ें आ रही थी, जैसे बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ में कोई रो रहा है। अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। अम्मी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। अम्मी भागती हुई नीचे आई। अम्मी ने कहा कि उसके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, कमरा बंद है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। अब हम लोगों के बाहर टेरेस के, जहाँ पर वो टेरेस था, उस तरफ भी एक दरख्त था। मैं दरख्त के ऊपर से चढ़ा, टेरेस में आया तो टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे मैं टेरेस से उस कमरे में आने लगा, शाम का टाइम था, मगरिब के बाद का टाइम था, तो मैंने देखा कि मेरी बहन बिस्तर पर सोई हुई थी और उसके बेड के ऊपर सर की तरफ बेतहाशा ड्रामे चेहरे वाली कोई औरत बैठी रो रही थी। जब मैंने उस औरत को देखा तो मैं एकदम से चीखा और मैंने कहा कि कौन हो तुम। उसने बाकायदा मेरी तरफ भी देखा। उसकी रेड कलर की ज़ुबान मुंह से बाहर निकली हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, इतना भयानक चेहरा कि मैं बता नहीं सकता। वो गायब हो गई। उस दूसरी तरफ से अम्मी खड़ी हुई थी बाहर दरवाजे पर। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने अम्मी को सारी बात बताई। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, वो बेहोश थी। उसके चेहरे के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने नेल्स मारे हुए। हमने फ़ौरन से उसको उठाया, मस्जिद में लेकर आए। इमाम साहब ने जब देखा, इमाम साहब ने जब पढ़ाई की तो उनका ये कहना था कि आप तो इस लड़की को मार कर मेरे पास लेकर आए हैं। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा ड्रावनी जिन्नात और चुड़ैल का असर हो गया, जो इसको मारना चाह रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसका खून पी रही है। उन्होंने कहा कि मैं तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मुश्किल है ये ज़िंदा बचे। उन्होंने जब ये बात कही हम लोग तो बहुत डर गए, रोना शुरू कर दिया। चाचू आ गए, मामू आ गए, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई। मेरे मामू के एक दोस्त थे, वो एक सैयद साहब को जानते थे, उनके पास लेकर गए। जैसे सैयद साहब के पास लेकर गए, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, अमल शुरू कर दिया। वो मखलूक हाजिर हो गई, चुड़ैल इसके ऊपर हाजिर हो गई। वो बेहोश थी लेकिन उसके जिस्म में वो मखलूक बोल रही थी बाकायदा। हमें आवाज़ नहीं आई, उनसे हम कलाम थी। वो ये कह रही थी कि ये जिस जगह पर बैठती थी उस दरख्त पर मेरा बसेरा था, ये वहाँ पर आकर बैठती थी, परफ्यूम लगाती थी, हंसती थी। तो मैं इसको रोज़ देखती थी कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने साथ ही ले जाती हूँ। वो चुड़ैल उस पर आशिक हो गई थी, मेरी बहन पर। तो बहुत इलाज उसका करवाया हमने। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि चलने फिरने के काबिल नहीं रही थी, व्हील चेयर पर आ गई। 1-1.5 साल उसका इलाज होता रहा, रूहानी इलाज होता रहा। रूहानी इलाज के बाद डॉक्टरी इलाज हुआ। और 3 साल के बाद मेरी बहन ठीक हुई। स्टडी गैप काफ़ी आ गया, बड़ी लाइक पाइक स्टूडेंट थी, मेमोरी बहुत वीक हो गई उसकी। दोबारा से वो उस तरह से स्टेबल नहीं हो सकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी बख्श दी। वो कमरा हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि वो जो पीर साहब थे उनका ये कहना था कि ये उस कमरे की तरफ भी नहीं जाएगी। वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उस मखलूक का असर हो चुका था, बसेरा हो चुका था। उस दरख्त पर तो था ही सही, लेकिन उस कमरे में भी उसका बसेरा हो चुका था। उसके कमरे में से चूड़ियों की आवाज़ें आती थी, पायलों की आवाज़ें आती थी, कोई पहन कर चलता है। उसका सारा जो उसके कमरे में उसका जो सामान और चीज़ें थी वो तोड़ फोड़ दी किसी ने, बुक्स फाड़ दी उसकी। दीवारों के ऊपर अजीबोगरीब ड्रामे नक्शे बने हुए थे। जब हमने ये सब तब देखा जब हम लोगों ने वो घर छोड़ा, हम लोगों ने वो घर सेल कर दिया। तो सामान वगैरह उठाना था, वो पीर साहब से इजाज़त ली कि हम लोग कमरे से सामान अगर उठाना चाहिए। लेकिन जब कमरे को खोला
तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 साल के बाद हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको बेच देते हैं। तो जब उस कमरे को खोला था तो वैसे था जैसे उस घर का कमरा है ही नहीं। दीवारें उसकी ऐसी थी, दीमक इतने इतने बड़े जाले, मट्टी ऐसी थी फर्श पर, अजीबोगरीब पत्थर जो उस इलाके के थे ही नहीं। फर्नीचर इस हद तक टूटा हुआ था जैसे बाकायदा उसको तोड़ा गया है। बेड का जो मैट्रेस होता है उसका कोई एक ज़रा भी सलामत नहीं था। दीवारों के ऊपर बहुत भयानक नक्शे थे, अजीबोगरीब ड्रामनी तस्वीरें बनी हुई थी, जले हुए चेहरे वाली औरतें, छत के ऊपर पाँव के निशान, छत के ऊपर जहाँ पर पंखा होता है वहाँ पर पाँव के निशान थे। वहाँ पर कोई कैसे चल सकता है, दीवारों पर पाँव के निशान थे। हम लोगों ने उस कमरे को वहीं बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने वो घर जब सेल किया तो पीर साहब आए, उन्होंने उस मखलूक को उसी कमरे में कैद कर दिया, उसके बाहर ताला लगा दिया, ताले के ऊपर तावीज़ लगा दिया, वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे हम लोग उस घर में से शिफ्ट हुए, मेरी बहन पर अल्लाह का इतना करम हुआ कि वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगी, ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगी, बोलने चालने लग गई, सारी बातें उसको याद आने लग गई। 6 माह के अंदर अंदर मेरी बहन माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गई, दोबारा से एडमिशन लिया। ये बात आज से 15 साल पहले की है। फिर हमने 5-6 साल के बाद उसकी शादी कर दी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश है, दुबई में होती है। तो ये मेरी बहन की ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तौकीर आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और उर्दू सेंटर पर वजीहा सहर का नावल खजूर का दरख्त ऑन एयर कर रही हूँ, एपिसोड वाइज ऑन एयर कर रही हूँ। उसकी 22 एपिसोड्स होंगी, आज उसकी 13 एपिसोड थी। उसको ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत पसंद आएगा। सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है, अपना बहुत सा ख्याल रखें और इस ठंडे मौसम में मेरे दोनों चैनल्स की हॉरर स्टोरीज़ को एंजॉय किया करें। अपने ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।